हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स जो था केस डिस्कस किया था और ठीक है, उसमें आप लोगों ने जो कंक्लूजन मेनली देखा था वो आपके पास था कि अगर आपका मैट्रिक्स का जो रैंक है वो फुल कॉलम रैंक है, मीन्स आपकी ईच जो कॉलम है उसमें आपका पिवट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ईच कॉलम में पिवट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आपके पास कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं होगा। तो इस चीज़ का इंडिकेशन होगा कि आपकी जो नल स्पेस है NA वो आपकी ज़ीरो है। ओनली ज़ीरो वेक्टर है, उसको आप अदर देन ज़ीरो वेक्टर जो फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपका x = xp + xn होता है तो उसमें आपका xn जो पार्ट है वो आपके पास ज़ीरो होगा। तो नल स्पेस कंप्यूट करने के लिए आप ऑलवेज़ Ax = 0 को कंप्यूट करते हो। तो इंडिपेंडेंस की आपकी कंडीशन ये होती है कि आपको जो कॉलम्स की वेक्टर्स की राइट हैंड साइड जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में जब आप अगर नल स्पेस को कंप्यूट नहीं कर रहे तो आपके पास Ax = 0 वाले सोल्यूशन को भी आपको कंप्यूट नहीं करना होगा। तो आपका जो वेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर आपका जो दूसरा केस था जिसमें आपका रैंक <n था, अगर आपके जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं तो नंबर ऑफ़ पिवट्स जो है उससे लेस हैं। अगर आपके पास कॉलम्स 3 हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके पास अगर नंबर ऑफ़ पिवट्स जो हैं वो 2 हैं तो 1 आपका फ्री कॉलम आ रहा है। अगर 1 फ्री कॉलम आ रहा है तो जितने फ्री कॉलम्स होते हैं उतने ही आपके नल स्पेस के वेक्टर्स होते हैं। इसमें नल स्पेस के लिए अदर देन ज़ीरो वेक्टर और वन स्पेशल सॉल्यूशन जो है वो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो आपकी Ax = 0 वाली जो है उसको आप कंप्यूट करोगे तो आपके वेक्टर्स जो हैं वो डिपेंडेंट होंगे। यानी अगर रैंक <n है तो आपके वेक्टर्स या कॉलम्स जो मैट्रिक्स के हैं वो आपके डिपेंडेंट हैं, और अगर आपका रैंक जो है वो =n है तो आपके n के लिए यानी फुल कॉलम रैंक के लिए आपके वेक्टर्स या मैट्रिक्स के कॉलम्स इंडिपेंडेंट है। इसके बाद नेक्स्ट में आपने स्पैन के बारे में देखा था, तो वो भी आप लोगों ने देखा कि स्पैन का मीनिंग ये था कि आप अगर तमाम लीनियर कम्बिनेशंस ले रहे हो तो तमाम लीनियर कम्बिनेशंस वाली लाइन को आप इस तरह कंप्रेस कर सकते हो कि आपने जो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स से स्पैन किया स्पेस को, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन राइज हुआ था वो ये हुआ था कि आपके जिन वेक्टर्स के थ्रू आपने स्पैन किया कॉलम स्पेस को वो आपकी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी केस जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हो। ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप चॉइस क्या ले रहे हो मैट्रिक्स के लिए, कॉलम्स के लिए। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन वेक्टर्स दैट स्पैन द स्पेस एंड इज इंडिपेंडेंट। हम ऑलवेज उन वेक्टर्स में इंटरेस्टेड होते हैं जो कि आपकी स्पेस को स्पैन करें, यानी आप उस तमाम वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशंस लेकर अपनी जो स्पेस है उसको ड्रा करो एंड इज़ इंडिपेंडेंट। यानी आप ऑलवेज इंडिपेंडेंट जो वेक्टर हैं उनमें इंटरेस्टेड होते हो, डिपेंडेंट में नहीं होते। दैट मीन्स वी हैव गॉट द राइट नंबर ऑफ वेक्टर्स। जो आप अपनी स्पेस को जिन वेक्टर्स के थ्रू स्पैन करते हो वो ऑलवेज जो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं उन्हीं के थ्रू ही स्पैन करते हो, उन्हीं के ही तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस लेते हो। तो अगर आप इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले रहे हो इट मीन्स कि आपके पास राइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, जितने आपको वेक्टर्स चाहिए आपके पास उतने ही हैं।
इफ़ वी डिड नॉट हैव ऑल ऑफ देम आई वुड नॉट हैव माई होल स्पेस। अगर आपके पास तमाम वेक्टर्स नहीं होंगे तो आप होल स्पेस को ड्रा नहीं कर सकते। इफ़ आई हैड मोर देन डैट दे प्रोबेबली वुड नॉट बी इंडिपेंडेंट। अगर हमें स्पेस को ड्रा करने के लिए टू इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए थे, तो अगर वन डिपेंडेंट वेक्टर भी उस मैट्रिक्स में इंक्लूडेड होगा तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। यानी उन टू वेक्टर से आप अपनी स्पेस को स्पैन कर सकते हो। तो आपके पास जो वन गिवन है तो उससे आप जो वेक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप जो प्रॉबेबली प्रेफर करते हो वो इंडिपेंडेंट केस को प्रेफर करते हो। अब बेसिस की तरफ आते हैं कि बेसिस बेसिकली क्या चीज़ है और उसको डिफाइन किस तरह करोगे। फॉर अ स्पेस इज सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स v1 v2 एंड सो ऑन vt वी हैव गॉट एनफ वेक्टर्स एंड नॉट टू मैनी विथ टू प्रॉपर्टीज़। यानी जो बेसिस होती हैं उसमें आपके जो वेक्टर्स हैं अगर वो टू प्रॉपर्टीज़ को कंटेन कर रहे हैं तो आपके सिस्टम के लिए वो बेसिस होंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? दे आर इंडिपेंडेंट और नंबर 2 दे स्पैन द स्पेस। और स्पैनिंग का भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि आप पूरी उनके लीनियर कम्बिनेशन ले रहे हो। If we know the basis for subspace, then we know everything I need to know about that subspace. अगर आपको किसी भी सबस्पेस की जस्ट बेसिस पता हो तो आपको उस स्पेस के बारे में ईच एंड एवरीथिंग का नॉलेज होगा। अगर बेसिस पता है तो आपको ये पता होगा कि आपने इसको ड्रा किस तरह करना है। अब अगर ये वाली एग्जांपल देखोगे तो आपको उस बेसिस के बारे में ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल में स्पेस अगर आपके पास जो है वो R3 प्लेन यानी जो 3 डायमेंशनल था वो आपके पास प्लेन गिवन हो एंड वन बेसिस इज आप जस्ट वन जो सेट ऑफ बेसिस है वो ले रहे हो, ठीक है। मीन्स लिटिल लिस्ट ऑफ जो है वेक्टर्स आप ले रहे हो, आप होल स्पेस के लिए नहीं ले रहे हो। तो अगर आप वन वेक्टर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अगर ये लेते हो तो ये आपकी बेसिकली XYZ एक्सिस हैं और ये आपके पास इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आप इनके तमाम कम्बिनेशंस ले लोगे यानी आप C1 1 0 0 प्लस C2 0 1 0 प्लस C3 0 0 1 इज इक्वल्स टू 0 0 0, ये वाली कंडीशन सिर्फ आपके पास तब आएगी जिसमें राइट हैंड साइड ज़ीरो हो रही है कि अगर आप तमाम C's को ज़ीरो ले रहे हो, ठीक है। अगर C's ऑल ज़ीरोज़ हैं तो ही आपकी राइट हैंड साइड ज़ीरो की इक्वल होगी और ये कंडीशन आपके अंडर इंडिपेंडेंस आती है। If we could make those vectors the columns of matrix, then the matrix will be identity matrix, ठीक है। अगर इन तीनों वेक्टर्स को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो तो आपके पास मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। एन ए ऑफ आई इज ओनली ज़ीरो वेक्टर मीन्स द कॉलम्स आर इंडिपेंडेंट। अगर आप इसकी नल स्पेस को आप यहाँ से आप देख सकते हो कि आप अगर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे तो इसमें ईच कॉलम में वन पिवट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ईच कॉलम में वन पिवट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आपके पास कोई फ्री कॉलम नहीं होगा। अगर फ्री कॉलम नहीं है तो इसकी जो नल स्पेस है वो ओनली ज़ीरो वेक्टर है। अगर नल स्पेस ओनली ज़ीरो वेक्टर हो उसके अलावा उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो ये इस चीज़ को डिफ़ाइन करेगा कि जो आपके कॉलम्स हैं वो आर इंडिपेंडेंट। अगर आप बेसिस का एन अदर सेट लो, अब आप बेसिस का जो सेट ले रहे हो वो 1 1 2
2 2 3। उसके बाद सपोज कि आप स्टॉप कर जाओ, आप और इसके अलावा इसमें जो वेक्टर है वो इंक्लूड नहीं कर रहे। आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि जो आपके ये कॉलम्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। अगर आप 2 -1 2 -1 3 -2 लोगे तो आपके पास राइट हैंड साइड कोई भी लीनियर कम्बिनेशन ले लो, आपके पास राइट हैंड साइड 0 की इक्वल नहीं आएगी, एक्सेप्ट ऑल सीज आर 0। इसके अलावा आपकी कभी भी जो है वो राइट हैंड साइड 0 की इक्वल नहीं आएगी। Has that little bunch of vectors got the properties that were in a basis for R3? जो आपकी उसकी प्रॉपर्टी थी बेसिस की, वो ये 2 प्रॉपर्टीज़ थी कि वो आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए एंड दे शुड स्पैन द स्पेस। तो जो आपकी पहली प्रॉपर्टी थी इंडिपेंडेंस की वो अचीव हो रही है, यानी आपके दोनों वेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन जो सेकंड प्रॉपर्टी थी डू दे स्पैन R3, तो वो आपकी अचीव नहीं हो रही। नो, दे कैन नॉट स्पैन R3। वी नीड एन अदर वेक्टर बिकॉज these two don't span the space। these vectors, ठीक है, जो आपके ये 2 वेक्टर्स हैं ये आपकी स्पेस को स्पैन नहीं कर सकते। आपकी स्पेस 3 डायमेंशनल है, ऐसे ही है। तो जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी, यहाँ से आप देख भी सकते हो, जो आपकी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी दे शुड स्पैन द स्पेस, तो यहाँ आपकी जो स्पेस की प्रॉपर्टी है वो अचीव नहीं हो रही। तो हमें एक तीसरे वेक्टर की ज़रूरत है सेकंड प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए। अगर आप वो वेक्टर जो ले लेते हो वो आप 3 3 7 ले लेते हो। अब 3 3 7 में क्या है कि जो आपके पास थर्ड वेक्टर आ रहा है वो फर्स्ट 2 वेक्टर्स का कम्बिनेशन है, यानी अगर आप फर्स्ट 2 वेक्टर्स को ऐड करोगे तो आपके पास थर्ड वेक्टर आ रहा है। तो अगर वो थर्ड वेक्टर पहले 2 कॉलम्स का या पहले 2 वेक्टर्स का कम्बिनेशन है, तो अब दीज वेक्टर्स वुड बी डिपेंडेंट। अब वेक्टर्स जो आपके डिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स आएगा इससे आपके पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिस की कि ऑल वेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट, अब वो अचीव नहीं हो रही। Because 3 3 7 would lie in the same plane as those, it would not be independent, and my attempt is to create a basis would be dead। I can take, तो आप बेसिस जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। I can take any vector that's not in that plane, यानी हम लोगों ने वो वाला वेक्टर लेना है जो उसी सेम प्लेन में ना हो, आपके पास इंडिपेंडेंट की जो कंडीशन है वो अचीव हो। तो आप दूसरा जो वेक्टर ले लेते हो वो आप 3 3 8 ले रहे हो, ठीक है। अगर आप यहाँ 3 3 8 वेक्टर ले रहे हो तो अब अगर इन फर्स्ट वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन लेते हो 3 3 7, तो यहाँ आपके पास 8 है। इस केस में अब इंडिपेंडेंस, फर्स्ट कंडीशन थी इंडिपेंडेंसी की, वो भी अचीव हो रही है, और सेकंड कंडीशन दे स्पैन द स्पेस, वो भी अचीव हो रही है। तो अगर आप इन 3 वेक्टर्स को लेते हो देन दैट्स इज़ अ बेसिस, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल इस 3 3 8 की जगह 5 7 -14 ले लेते हो, देन हाउ वुड वी नो वी हैव बेसिस और डोंट नो, ठीक है। आपने यहाँ कोई सा अदर वेक्टर ले लिया, तो आप कैसे, आपको इसको चीज़ का नॉलेज हो सकता है कि ये अब बेसिस हैं या नहीं है। वी वुड पुट देम इन कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स एंड डू एलिमिनेशन, रो रिडक्शन, एंड वी वुड सी डू वी गेट एनी फ्री वेरिएबल, ऑल द कॉलम्स पिवट कॉलम्स, ठीक है। तो अब आप किस तरह बाय प्रोसीजर चेक कर सकते हो कि आपके पास कोई भी
अदर थर्ड वेक्टर लेने से इंडिपेंडेंसी की कंडीशन अचीव हो रही है या नहीं हो रही। आप यहाँ 1 1 2 2 2 5 जो मर्ज़ी इस जगह आप वेक्टर ले लो, या 5 7 -14, इसको आप मैट्रिक्स के कॉलम्स की फॉर्म में रखोगे। फर्स्ट कॉलम आपके पास 1 1 2, सेकंड कॉलम 2 2 5, थर्ड कॉलम आपके पास 5 7 -14। अब आप इस मैट्रिक्स के ऊपर एलिमिनेशन का प्रोसीजर अप्लाई करोगे। एलिमिनेशन का प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद अगर ईच कॉलम में आपका पिवट वेरिएबल है तो आपका जो तीनों वेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट है। अगर आपका किसी कॉलम में पिवट वेरिएबल आप अचीव नहीं कर सकते, यानी आपके पास जो है वो वन फ्री कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका जो मैट्रिक्स है वो अब आपके पास उससे फ्री कॉलम आ रहा है, तो जो आपके तीनों वेक्टर हैं वो अब इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो डिपेंडेंट होंगे। बिकॉज अब आपके पास जो कंडीशन थी इंडिपेंडेंसी के लिए कि आपकी राइट हैंड साइड 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ अचीव हो रही है। इफ स्क्वायर मैट्रिक्स 3 by 3 देन टेस्ट ऑन अ मैट्रिक्स इज, ठीक है। अगर जो आप लोगों ने पहले केस लिए वो आप रेक्टेंगुलर का भी देख सकते हो, कोई भी देख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो आपके मैट्रिक्स के लिए कौन सा टेस्ट होगा इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए। यानी जितनी आपकी अगर R3 स्पेस है तो आपके पास 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर Rn स्पेस है तो आपके पास n by n का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स दोज कॉलम्स टू बी बेसिस, उसके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो ये होगी कि आपका मैट्रिक्स शुड भी इन्वर्टेबल होना चाहिए। यानी अगर n वेक्टर्स भी हैं और n वेक्टर्स की बेसिस इफ द n by n मैट्रिक्स विद दोज कॉलम्स इज़ इन्वर्टेबल, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपके पास जितनी आपकी स्पेस है R3 थी या R4 थी, अगर आप R4 ले रहे हो तो 4 by 4 का अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस केस में जो आपके वेक्टर्स मैट्रिक्स में गिवन है या कॉलम्स गिवन है वो आपको बेसिस अगर आपका जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल हो। अब अगर आप वेक्टर्स 1 1 2 और 2 2 5 ले रहे हो और द अबव टू वेक्टर्स इज देयर इज़ अ स्पेस फॉर विच दैट इज़ अ बेसिस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, इज देयर इज़ अ स्पेस फॉर विच दैट इज़ अ बेसिस, ठीक है। तो उसका आंसर ये है कि दे सेटिस्फाई फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट। जो आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी इंडिपेंडेंसी की, उसको तो ये आपकी फुलफ़िल कर रहे हैं। तो जो आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट थी, देन व्हाट स्पेसिस विल दे बी अ बेसिस फॉर, द वन दे स्पैन, ठीक है। दे आर बेसिस फॉर प्लेन इन R3, ये आपकी प्लेन के लिए बेसिस होंगे R3 में। क्लियर होगी आपको। अगर आप यहाँ स्पेस के लिए वो बेसिस नहीं है, आपके प्लेन के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये वाले अगर 2 वेक्टर्स देखोगे तो आपके प्लेन के लिए बेसिस होंगे। अब इन 2 वेक्टर्स को अगर आप R3 में ड्रा करो तो R3 में ड्रा करने से आपके पास प्लेन आएगा, ऐसे ही होगा। तो अगर आप थर्ड जो वेक्टर है 3 3 7 उसको भी अगर ड्रा कर दो तो 3 3 7 अगर यहाँ से देख रहे हो तो इन्हीं 2 वेक्टर्स का ही लीनियर कम्बिनेशन है। Then third vector would still span the plane, but they would not be bases anymore because they are not independent anymore. अगर आपने just ये 2 वेक्टर्स लिए 1 1 2 2 2 5
तो आपने पहले जो था वो स्पेस के रिस्पेक्ट से देखा था। स्पेस के रिस्पेक्ट से 112 और 225 जो थे वो बेसिस नहीं थे। वो आपके बेसिस इसलिए नहीं थे कि जो इंडिपेंडेंसी की कंडीशन थी उसको वो अचीव कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन थी कि दे शुड स्पैन द स्पेस, उसमें अगर यहाँ आप 338 ले लेते हो, यानी कोई भी थर्ड वेक्टर लोगे तो ही वो आपकी स्पेस की बेसिस होगी। क्लियर होगी आपको? अगर आपने 112 और 225 जस्ट अलोन लिए तो अलोन लेने से उसने फर्स्ट इंडिपेंडेंसी की कंडीशन को सेटिस्फाई किया, लेकिन जो सेकंड कंडीशन थी दे शुड स्पैन द स्पेस, वो स्पेस को आप स्पैन नहीं कर सकते, यानी आप स्पेस जो है उन सिर्फ दो वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन से ड्रा नहीं कर सकते हो। तो स्पेस के लिए ये बेसिस नहीं है। स्पेस के लिए बेसिस होने के लिए आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए। वो आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए। अब ये इंडिपेंडेंट भी हैं और आपकी स्पेस को स्पैन भी कर सकते हैं, तो आपके अब ये स्पेस के बेसिस हैं। लेकिन अगर आप जस्ट ये 2 वेक्टर्स लोगे तो आपके ये 2 वेक्टर्स आपके इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर बेसिस के रिस्पेक्ट से देखोगे तो ये आपके प्लेन को स्पैन कर सकते हैं, ठीक है। आप इससे प्लेन स्पैन कर सकते हो, यानी प्लेन के तमाम लीनियर कम्बिनेशन ले सकते हो। तो अगर आप ओनली 2 वेक्टर्स का केस ले रहे हो तो वो आपकी प्लेन की बेसिस होंगे। लेकिन अगर इसी में ही आप अगर थर्ड वेक्टर 337 ऐड कर दोगे तो तब ये आप के प्लेन की बेसिस भी नहीं होंगी। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन थी कि तमाम वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो आपकी अचीव नहीं हो रही। आपका थर्ड वेक्टर would still span the plane but in the same plane as the first 2 vectors. होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली आप उसको डिफाइन कैसे करते हो, ठीक है। 2 कंडीशंस जो हैं वो आपकी अचीव होनी चाहिए, यानी उससे इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए तमाम वेक्टर्स को, और उसको जो भी आप प्लेन या स्पेस ले रहे हो उसको स्पैन करना चाहिए। अगर प्लेन को स्पैन कर रहे हैं वो वेक्टर्स तो प्लेन की बेसिस हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं और स्पेस को स्पैन कर रहे हैं तो वो आपकी स्पेस की बेसिस है।